लगातार मोदी जी की तारीफ करके भारत से शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और भारत से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाला नरेंद्र मोदी जी का कैसे दोस्त हो सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना होगा। एक ट्वीट नरेंद्र मोदी को वो कर देते हैं तो माय फ्रेंड कहने लगते हैं, नमस्ते ट्रंप करने लगते हैं, हाउडी ट्रंप करने लगते हैं और अमेरिका का लगातार इन दिनों का व्यवहार शत्रुतापूर्ण है। H1B वीजा पर फीस बढ़ाई, इससे पहले चबहार पोर्ट पर उन्होंने अपनी निगरानी बढ़ा दी कि चबहार पोर्ट से भारत का व्यापार होता है। चबहार पोर्ट भारत के पास में है, जहां से वो पाकिस्तान को बगैर टच किए हुए मिडिल ईस्ट में अपना व्यापार करता है, अफगानिस्तान के साथ और रशिया के साथ अपना व्यापार करता है। उस पर आपने प्रतिबंध लगा दिया। उससे पहले आपने 50% का टैरिफ हमारे व्यापारियों पर लगा दिया और उसके बाद भारत को नशीले पदार्थों का सप्लायर देश बना दिया। भारत जैसे 140 करोड़ मुल्क पर इस तरीके की तोहमत लगाना नरेंद्र मोदी जी की सरकार के गाल पर तमाचे की तरीके से है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी इसका कड़ा प्रतिवाद करेंगे। नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपना आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हाँ, देश तो कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा, ये तय है। अमेरिका लगातार भारत के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है और नरेंद्र मोदी लगातार उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं। दूसरी खबर है, लेकिन ट्रेड डील की बहुत ज़रूरत है क्योंकि जो टैरिफ लगाया गया था उसमें अभी तक कोई कमी नहीं आई है। एक अच्छा खासा जो यहाँ से जो व्यापार या जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी उस पर भी अभी कहीं ना कहीं बहुत रुकावट है। भारत के मंत्री गोयल साहब या नरेंद्र मोदी जी घुटनों के बल क्यों बैठे हुए हैं? अगर ट्रेड डील एक सही दिशा में चल रही है तो हमारे ऊपर से टैरिफ क्यों नहीं हटाया गया है? हमने तो कॉटन पर उनकी इंपोर्ट ड्यूटी जीरो कर रखी है। अगर उन्होंने ट्रेड डील पॉजिटिव दिशा में चल रही है तो चबहार पोर्ट पर प्रतिबंध क्यों लगाए हैं? अगर ट्रेड डील ठीक दिशा में चल रही है तो हमको नशे का सप्लायर देश, वो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ क्यों रखा है? ये बताना होगा भारत की सरकार को कि एक तरफा मोहब्बत कब तक करते रहिएगा। सर, आज प्रधानमंत्री योजनाओं का लोकार्पण किया। देखिए, उनका काम जो है कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ रोड शो करना रह गया है। उनका काम आज की डेट में देश को चलाना नहीं रह गया है, अमेरिका को लाल लाल आंख दिखाना नहीं रह गया है, चीन को लाल लाल आंख दिखाना नहीं रह गया है। उन दोनों जगह पर सरेंडर करके व्यापार करना रह गया है और व्यापार में भी हमारे देश के व्यापारियों को दुविधा में डाल करके, गुजरात के व्यापारियों को घाटे में डाल करके गुजरात में रोड शो करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति, संस्कृति है शायद कि देश का व्यापारी वर्ग भी परेशान है, किसान वर्ग भी परेशान है, नौजवान वर्ग भी परेशान है। गुजरात में लगातार माल न्यूट्रिशन की शिकायतें आती जा रही हैं, गुजरात में पुल लगातार गिरते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी वहां पर रोड शो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी रोड शो नहीं, जनता को रोजगार चाहिए। कि जम्मू कश्मीर में एक एनकाउंटर चल रहा है जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के साथ। 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकी उसमें ट्रैप्ड हैं। हालांकि इस एक्सचेंज ऑफ फायर में भारतीय सेना के जवान को भी घायल हुए हैं। देखिए, हमारी सेना पूरी तरीके से सक्षम है। उसका शौर्य, उसका पराक्रम, उसकी व्यावसायिक दक्षता, जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी क्या पूरे पाकिस्तान के सारे आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर सकती है हमारी सेना। सिर्फ हमारा कमजोर राजनीतिक नेतृत्व, कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति और भारतीय जनता पार्टी की कमजोर रणनीतिक इच्छा शक्ति ही इसमें बाधा आ रही है। वो जैश ए मोहम्मद के तो सारे आतंकवादी मारे जाएंगे, लेकिन जैश ए मोहम्मद कब नेस्तनाबूद होगा, प्रधानमंत्री जी आपको इसका जवाब देना होगा। तो राहुल गांधी के आरोपों प्रोसेस के जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि अचानक उठे, वोट डिलीट किया, फिर सो गए, इसके ऊपर उनका जवाब है। चुनाव आयोग या तो कम पढ़ा लिखा है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान रखता है। राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि डिलीट हुए हैं। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि डिलीट करने की प्रक्रिया उन्होंने की थी, यानी फॉर्म 7 भरा था और 36 सेकंड में 2 फॉर्म 7 भरे थे, जो मनुष्य द्वारा संभव नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर द्वारा संभव हो सकते हैं। कैसे भरे गए होंगे उसकी भी प्रक्रिया राहुल गांधी जी ने बताई थी। अगर चुनाव आयोग या ज्ञानेश गुप्ता थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं तो कम से कम राहुल गांधी जी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ठीक से देखें, संविधान के प्रति जवाबदेह हों, देश के प्रति जवाबदेह हों, चुनाव आयोग को पारदर्शी बनाने का काम करें।
जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, सेम आरोपों पर चुनाव आयोग ने वहां एफआईआर की थी। तो चुनाव आयोग क्या ये कह रहा है कि चुनाव आयोग 2023 में फ्रॉड था या चुनाव आयोग ने गलत एफआईआर की थी? उसी एफआईआर पर सीआईडी की इंक्वायरी है, जिसमें सीआईडी आपसे 18 लेटर लिख करके आईपी एड्रेस मांग चुकी है, पोर्ट डिवाइस मांग चुकी है और ओटीपी की ट्रेल मांग चुकी है। अब तक 18 लेटर्स के बाद भी आपने वो ओटीपी की ट्रेल अभी तक नहीं दी है। क्यों? क्योंकि आप अपराधियों को बचाना चाहते हैं क्या? कहां से ये चीजें हो रही हैं? जो मोबाइल्स नंबर हैं वो कर्नाटक के नहीं हैं। जिन लोगों के नाम से डिलीशन के फॉर्म भरे गए हैं वो स्पष्ट मना कर चुके हैं, उनके पास कोई ओटीपी नहीं आया, उन्होंने किसी का डिलीशन नहीं कराया। तो ये एक बड़े फ्रॉड को अगर सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो चुनाव आयोग अपराधियों को बचा क्यों रहा है सूचना न दे करके? ये बात ज्ञानेश गुप्ता बताए। सैम पित्रोदा ने कुछ और नहीं था। सैम पित्रोदा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी से ध्यान हटाना चाहती है। वोट चोर जो हैं वो गद्दी छोड़ने से पहले अपने सारा का सारा प्रयास करना चाहते हैं। सैम पित्रोदा ने क्या कहा? सैम पित्रोदा ने भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की सिमिलैरिटीज की बात की। ये तो अपने आप में सच है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन ये भी तो सच है कि 1948 से पहले पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश एक थे। तो ये अपने आप में सच है कि आप वहां जाएंगे तो आपको संस्कृति एक मिलेगी, यही तो उन्होंने कहा। नेपाल जाएंगे तो संस्कृति एक मिलेगी, यही तो उन्होंने कहा। बांग्लादेश जाएंगे संस्कृति एक मिलेगी, यही तो उन्होंने कहा। क्या ये गलत है? अगर ये गलत है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था? अगर ये गलत है तो जिन्ना की मजार पर जाने वाले लालकृष्ण अडवाणी ने क्या किया था? और अगर ये गलत है तो नरेंद्र मोदी जी बगैर बुलाए बिरयानी खाने क्यों गए थे? एक आखिरी सवाल है, अभी के लिए के ऊपर लिखते हुए कहा कि 22,000 लोगों की मौत हुई, 10 लाख लोग घायल हुए, इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस के उस वक्त सरकार ने उस जो कंपनी थी, जो एडरसन जिसके पास वो गैस कंपनी थी, उसको क्लीन चिट दे दी और अपने 35 साल से जेल में फंसे मोहम्मद शहरियार को छुड़ाने के लिए उन्होंने ये पूरा वो डील किया। इसमें 2 कागज के भी उन्होंने शेयर किए हैं। निशिकांत दुबे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। निशिकांत दुबे को ये याद ही नहीं कि माइक एंडरसन को तो अरुण जेटली ने भगाया था। माइक एंडरसन का वकील भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता निशिकांत दुबे अरुण जेटली था। काहे को बेवजह की थेथरई करके अपनी भद पिटवाते हो? या तो ये हो सकता है कि आप अपनी भद पिटवा करके नरेंद्र मोदी के सामने अपना कुछ नंबर बढ़ाना चाहते हो, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि झूठ, छल, कपट, प्रपंच करके अपनी भद पिटवा करके लोग क्या मंत्री बन सकते हैं। ये देखना होगा कि नरेंद्र मोदी क्या उन्हें अपने मंत्रिमंडल में लेते हैं इतनी भद पिटवा करके। रही बात माइक एंडरसन की, तो कांग्रेस पार्टी ने एक दोषी के खिलाफ मुकदमा किया था। जिन मुकदमों में अपराधियों की पैरवी भारतीय जनता पार्टी के गोयल अरुण जेटली ने की थी। असलियत के गद्दार, असलियत के देशद्रोही तो भारतीय जनता पार्टी के अरुण जेटली हुए। निशिकांत दुबे इस पर जवाब दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।